जम्मू कश्मीर में मैं सभी डेलीगेट्स का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है, आने वाले दिनों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनना चाहते हैं। ये $5 ट्रिलियन की इकॉनमी से $10 ट्रिलियन की इकॉनमी की यात्रा हम कैसे पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक प्रश्न है जिस पर आप सबको विचार करना होगा। अगर देश के इतिहास को देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक समय था जब हम नॉलेज सुपर पावर थे और नॉलेज इकॉनमी की वजह से ही भारत सोने की चिड़िया था। ये बात हमें समझने की है कि एक समय ऐसा आया जिसमें हमारी व्यवस्थाएं खराब हुई और उसका दुष्परिणाम देश भुगत रहा है। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सच है। बहुत 2-3 छोटी छोटी बातें मैं आपसे करूंगा। दुनिया में जितने बड़े आविष्कार हुए, अगर आप देखेंगे तो पढ़ लिख करके लोगों ने बड़ा आविष्कार नहीं किया जिसने समाज को या पूरी मानवता को बदलने का काम किया है। पढ़े लिखे लोगों ने भी किया है, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं, अपने प्रयोग के कारण, अपने प्रैक्टिकल के कारण। न्यूटन का नाम सब जानते हैं और मुझे लगता है कि जो भी न्यूटन के बारे में जानता है ये भी जानता है कि वो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी था। आइंस्टाइन पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन आइंस्टाइन ने जो आविष्कार किया वो पढ़ाई के कारण नहीं किया। उनके पिताजी बीमार पड़ गए, वो एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते थे। मजबूरी में आइंस्टाइन को उस फैक्ट्री पर बैठना पड़ा और इसके कारण दुनिया को जो उन्होंने दिया, आज देश और दुनिया उन्हें याद करती है। रामानुजम का नाम आप में से अधिकांश लोग जानते हैं। मैथमेटिशियन थे, कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, लेकिन दुनिया के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में उनकी गणना होती है। नेविगेशन का ज्ञान जब पूरी दुनिया को नहीं था, तब हमारे पानी के जहाज दुनिया के उन देशों में जाते थे जहां दूसरे देश के पानी के जहाज नहीं पहुंच पाते थे, और उसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। एलॉय का नाम जब दुनिया नहीं जानती थी, दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टील इस देश में बनता था और वही पानी के जहाज स्टील लेकर के जाते थे, दुनिया के कोने कोने से सोना लेकर के आते थे। इसलिए हम सोने की चिड़िया बने थे। मुझे लगता है कि अब विचार हमको ये करना है कि वो दिशा फिर हम कैसे पकड़ सकते हैं। यात्रा वो आरंभ हुई, लेकिन अभी सफ़र बहुत लंबा है और मुझे लगता है, खासतौर से मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, सब लोग इंजीनियर बने कोई आवश्यक नहीं, सब लोग डॉक्टर बने कोई आवश्यक नहीं। आखिर शिक्षा है क्या? मुझे जो मोटे तौर पर बात समझ में आती है, जर्नी ऑफ सेल्फ, वो खुद की यात्रा है। और आपके की जो अंतर्ध्वनि है, दुनिया में जिसने अपनी अंतर्ध्वनि को पहचाना, पूरी दुनिया में, पूरे देश में उसने अपने ढंग का एक कीर्तिमान स्थापित किया। आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा, महात्मा गांधी के पास कोई लॉ की डिग्री नहीं थी। उनके पास रियली सर्टिफिकेट केवल हाई स्कूल का था। वो गए थे पढ़ाई करने बैरिस्टरी की, लेकिन प्रैक्टिसिंग लॉयर का सर्टिफिकेट लेके आए। लेकिन कौन कह सकता है कि महात्मा गांधी पढ़े लिखे नहीं थे? दुनिया में किसी भी एक व्यक्ति पर इतनी पुस्तकें नहीं लिखी गई हैं या हर साल नहीं लिखी जाती हैं जितनी महात्मा गांधी पर लिखी जाती। और जब वो थे वहाँ साउथ अफ्रीका में स्कूल चलाए उन्होंने। कुछ लोग कहते हैं कि वो तकनीकी शिक्षा के विरोधी थे। देश में आने के बाद जो महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक बनाया उन्होंने वर्धा में, दुनिया के उस देश के जाने माने साइंटिस्ट उसके बोर्ड पर थे।
अनेक अनेक नाम आप ले सकते हैं इस तरह के। सचिन तेंदुलकर कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं है, लेकिन कौन कहेगा कि सचिन तेंदुलकर पढ़े लिखे नहीं हैं। गरीब परिवार का एक नौजवान जिसके पास एक ही पतलून थी, स्कूल से आता था तो उसकी माँ वही पतलून धोती थी, वो गीली पतलून पहन करके क्रिकेट के मैदान पर जाकर प्रैक्टिस करता था और भारत का शीर्ष पुरस्कार उन्हें मिला। मुझे नहीं लगता कि कोई ये कह सकता है कि एक भी बात सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन में ऐसी कही हो जिसका विरोध कोई कर सकता है। अनेक उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें खुद अपनी अंतर्ध्वनि को पहचानना होगा। हम करना क्या चाहते हैं। महात्मा गांधी राजा हरिश्चंद्र एक नाटक चल रहा था, कक्षा 8 में पढ़ते थे। वो नाटक देखने गए थे और देखने के बाद वो उस नाटक से इतने प्रभावित हुए, आकर के शीशे के सामने रोज प्रैक्टिस करते थे। वो डायलॉग्स जो सुने थे वो बोलते थे और तब उनको समझ में आया कि मेरी अंतर्ध्वनि जो है वो सत्य है, जीवन भर सत्य पर ही चले और इसलिए इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सके। तो मैं खास तौर से विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि अब आप सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे समय में आप पढ़ रहे हैं जब देश को एक राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति मिली है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे, मैं समझता हूँ कि वो समय नहीं था। अब ये समय स्वाभाविक रूप से अभी स्टार्टअप्स की चर्चा हो रही थी, यूनिकॉर्न्स की चर्चा हो रही थी। अब हमारा भी महत्व दुनिया में बढ़ रहा है। आज दुनिया भारत की ताकत को रिकॉग्नाइज कर रही है और मुझे लगता है कि देश दुनिया में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए, अब हम इंडस्ट्री 4.0 माने चौथा जो रिवॉल्यूशन है उसको मिस करें, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और उस दिशा में हमने काफ़ी प्रगति की है। अभी कुछ पावर ग्रिड के एक सज्जन बोल रहे थे, हमने वास्तव में बहुत प्रगति की है, लेकिन मैंने कहा कि भी हमारी यात्रा बड़ी लंबी है। जब ये सम्मेलन हो रहा है तो इंडस्ट्री 4.0 के लिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 2022 की उपलब्धियों की लिस्ट तैयार हो रही है, उस पर चर्चा हो रही है, उसके कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन की संभावनाओं को समझा और विचारा जा रहा है। यह कॉन्फ्रेंस एक प्रकार से मुझे लगता है कि इंटरडिसिप्लिनरी फोरम का एक प्लेटफॉर्म होगा, जहां इंजीनियरिंग के अलग अलग क्षेत्रों के नए इनोवेशंस, नई आइडियाज़, इंडस्ट्री और एकेडमिया के सभी सम्मानित लोग संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा कर सकेंगे। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, एक्स्ट्रा ordinary innovations will not only change our lives but also shape the future to realize economic and social goals. इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का योगदान आज इस कदर बढ़ गया है कि हर रोज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को वो प्रभावित कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबोटिक्स से लेकर स्मार्ट टेक्नोलॉजी के अलग अलग क्षेत्र में आधुनिक समाज को नया स्वरूप देने में इंजीनियर्स के इनोवेशंस, इम्प्रूवमेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। पहली बार आज एक ऐसे विश्व में हम जी रहे हैं जो पूरी तरह से मैन मेड हो गया है। चाहे वो कोई डिवाइस हो, कोई कलाकृति हो, मटेरियल हो या कोई सिस्टम हो समाज का, आप हर जगह देखेंगे तो इंजीनियर्स का योगदान बढ़ता ही जा रहा है। मैंने पढ़ाई जरूर की इंजीनियरिंग की, लेकिन पेशा वो नहीं अपना सका। बर्बाद देश का कुछ धन बर्बाद हुआ, मैं दूसरी दिशा में चला गया। इस वर्ष नवंबर 2022 तक जो बेस्ट इंजीनियरिंग इनोवेशंस हैं, उन सभी में एक बात अगर आप गौर करेंगे तो कॉमन पाएंगे। सभी इनोवेशंस में कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज का असर और तेजी से बदल रही तकनीक और उसके एडॉप्शन का ट्रेंड भी शामिल दिखेगा। कुछ दिन पहले मैं आंकड़े देख रहा था, हमारे देश में पर कैपिटा ग्लास कंजम्पशन करीब करीब आज 2 किलोग्राम है और टीयर 2 और टीयर 3 की सिटीज़ में जिस प्रकार
खासतौर से कोरोना के पश्चात कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ग्रोथ शुरू हुई है, मुझे लगता है कि 2025 तक पर कैपिटा कंजम्पशन 3 से 4 किलोग्राम हो जाएगा। अब ग्लास कंजम्पशन ने एक नई परिस्थिति भी पैदा की है। सोलर विंडो पैनल के इनोवेशन को एक नया आयाम दिया है और कमर्शियल मार्केट भी प्रदान किया है। एनर्जी तथा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मैं समझता हूं कि एक नए प्रकार का विचार आया है। 4-5 वर्षों की लैब और फील्ड टेस्टिंग के पश्चात इस वर्ष ग्लास विंडो में ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल्स का उपयोग कमर्शियली शुरू हो गया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि एक सामान्य घर अपनी लगभग 30 से 40% बिजली की डिमांड इस ग्लास विंडो से पूरी कर सकेगी। मैं समझता हूं कोरोना के दौरान मार्केट की डिमांड और बदलते वर्किंग एनवायरनमेंट से इंजीनियरिंग को एक नई दिशा मिली है। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में भी, चाहे वो रिमोट डिवाइसेस हों, रोबोटिक्स, इन्होंने इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए नए अवसरों का निर्माण किया है। टेक्निकल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में इंडस्ट्री 4.0 की तकनीक, या अगर मैं सीधी देहाती भाषा में कहूँ तो मैन्युफैक्चरिंग में डिजिटाइजेशन के बढ़ते प्रभाव के लिए इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की आवश्यकता महसूस की जा रही है पहले से ज़्यादा, ताकि नई पीढ़ी के इंजीनियर्स को स्मार्ट फैक्ट्रीज के लिए तैयार किया जा सके। मुझे याद है इस वर्ष जनवरी में एकेडमिया और इंडस्ट्रीज के पार्टनरशिप द्वारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसे पेंट कोटिंग का इन्वेंशन हुआ है जो मुताबिक के अनुसार रंग भी बदलेगा और गर्मी हीट भी पैदा करेगा। इस समय इन्वेंटर्स के सामने इस इन्वेंशन के कमर्शियल उत्पाद की चुनौती थी उनके सामने उस समय। कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि इस क्षेत्र से जुड़े इनोवेटर्स ऑटोमोबाइल की बड़ी कंपनी BMW के साथ मिलकर के इसे कैसे कमर्शियलाइज किया जाए इसका प्रयत्न कर रहे हैं। और जो उस आर्टिकल में लिखा था, इस वर्ष के अंत तक वो मॉडल इंडिया में भी उपलब्ध होगा, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा। अब इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण घटना मुझे याद आती है। वर्ष 2016 में NIT सूरत और IIT दिल्ली ने मिलकर एक सर्वे किया और उन्होंने पाया कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट डेथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही हो रही है। फिर 2020 में बेंगलोर में एक सर्वे हुआ और उसका निष्कर्ष था कि हर महीने 5 एक्सीडेंटल डेथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रिपोर्ट हो रही है, हो ज़्यादा रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और सिविल इंजीनियरिंग के इनोवेटर्स ने मिलकर के एक सेफ्टी टूल तैयार किया और कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सीडेंट प्रोन जगहों के बारे में वो इंस्ट्रूमेंट आगाह करे, ये सुनिश्चित किया गया और एक्सीडेंट फ्री जॉब साइट का सपना साकार हो गया। मुझे लगता है कि ये सब सवाल हैं। अब अगर हम यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि जो जम्मू की समस्याएं हैं, क्या उन पर हम सोच सकते हैं कि हम क्या काम करेंगे? अभी पावर ग्रिड के CGM बोल रहे थे, बिजली की खपत के बारे में आप सबको मालूम है, मांग हर साल 12%, 13% बढ़ती जा रही है। एक यहाँ भ्रम है लोगों को कि 3400-3500 मेगावाट बिजली बनती है। ये फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ कुल जनरेशन इस समय 206 मेगावाट। यहाँ कहानी बहुत कही जाती थी कि हमारा पानी, हमारी बिजली, ये देश में कैसे जाएगा। देश से अगर बिजली नहीं आएगी तो यकीन मानिए जम्मू कश्मीर अंधेरे में ही रहेगा। जो बिजली मिले वो देश के बाहरी राज्यों से आ रही है।
हमने कोशिश शुरू की है कि बिजली का उत्पादन बढ़े। क्या हम ये विचार कर सकते हैं कि बिजली उत्पादन के और साधन क्या हो सकते हैं? यहाँ 20 जिले हैं, मुझे लगता है कि ऐसे 15 जिले हैं जहाँ स्नोफॉल होता है। अब हॉट मिक्स की टेक्नोलॉजी बड़ी पुरानी हो गई। दुनिया के अनेक देशों में कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी के आधार पर सड़कें बनाई जा रही। हमारे यहाँ भी उसका प्रचलन नहीं हुआ है। क्या इस इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी इस पर विचार कर सकते हैं कि उसे कैसे हम जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द लागू कर सकते हैं? फार फ्लंग एरिया में सिग्नल पहुंचाना, बिना टावर के सिग्नल कैसे पहुंचे, क्या इस बात पर हम काम करने के लिए तैयार हैं? मैंने 2-3 बड़ी छोटी छोटी बातें मैंने कही। मुझे लगता है कि जब इन विषयों पर आप सोचेंगे तो निश्चित रूप से जो आप किताब में, जो करिकुलम में पढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसका उपयोग नौकरी पाने तक है, बड़ा बनने के लिए उसका कोई उपयोग नहीं होने वाला है। और इसलिए मैं आप सभी के सामने ये 2-4 बातें मैंने कही हैं, और वो समय इस देश में जल्द आने वाला है, दुनिया के कई देशों में आ गया है कि आज का एकेडमिक्स कल की इंडस्ट्री और आज का क्लासरूम कल की फैक्ट्री बने। अगर इस दिशा में हम विचार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि देश को योगदान हम दे सकेंगे, दुनिया को योगदान दे सकेंगे। अब मैं काफ़ी बोल दिया हूँ। मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा को बधाई देता हूँ। कम समय में इन्होंने जो ऊंचाई प्राप्त की है इस इंस्टीट्यूशन को, वो काबिल तारीफ है। कैपेसिटी और स्पीड, यही भविष्य का मार्केट तय करने वाली है। तो जो यंग विद्यार्थी हैं उनसे मैं अपेक्षा रखूंगा, इन प्रश्नों पर आप बराबर सोचिए। अब आप ध्यान करिए, 1995 में 1 मेगाबाइट मेमोरी का सेमीकंडक्टर 30,000 रुपये में मिलता था। उतने पैसे में आज आपको 1 टीबी के टेराबाइट के 4-5 कार्ड मिल जाएंगे। ये इस तरह से स्पीड बदल रही है। आज एक लैपटॉप पर जितना काम हो रहा है, 30 साल पहले जब डेस्कटॉप आया था तो 25-30 डेस्कटॉप जितना काम करते थे, लगभग उतना काम एक लैपटॉप कर रहा है। एक घटना मैं आपको बताऊं, गॉर्डन मूर का नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। सेमीकंडक्टर तथा, उन्होंने एक बात कही कि सेमीकंडक्टर तथा कंप्यूटर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है और उसकी जो स्पीड है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जिस तेजी से सेमीकंडक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, उतनी तेजी से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रगति होती तो शायद पार्किंग टिकट और एक कार की कीमत बराबर होती। अब दुनिया इस तरह के स्पीड की, गति की उम्मीद कर रही है, और मैं मानता हूं कि मूर शायद सही कह रहे थे, क्योंकि 50 वर्षों में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगभग 20% की ग्रोथ सालाना हुई है। और भविष्य में यही टेक्नोलॉजी मार्केट में रिलेवेंट होगी, जो लगातार इवॉल्व होगी। मैं समझता हूं इन प्रश्नों पर आज की युवा पीढ़ी को विशेष रूप से विचार करने की जरूरत है। देश आपका इंतजार कर रहा है। संभावनाएं और अवसर पर्याप्त हैं आज आपके पास। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन चुनौतियों का सामना करते हुए जम्मू कश्मीर के युवा जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में और भारत को भी आत्मनिर्भर केवल बनाने में नहीं, बल्कि नॉलेज सुपर पावर बनाने में, नॉलेज इकॉनमी बनाने में आप सब भी योगदान दे सकें। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।